सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग का था, हम लोग ने 74 क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके थे, जो कि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं एनम एग्ज़ाम के लिए। आप किसी भी स्टेट के हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो। और ये जितने भी स्टेट में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब है इसमें। तो ये जो है पीडियाट्रिक का क्वेश्चन सारा रहने वाला है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि अविकसित वृषण को ठीक करने के लिए सर्जरी को क्या कहा जाता है। तो जो अविकसित होते हैं टेस्टीज, उनको अगर हम ठीक कर रहे हैं तो उनको ठीक करने के लिए जो सर्जरी की जाती है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसका राइट ऑप्शन ए होगा, ऑर्किडोपैक्सी के नाम से जानते हैं। जिसे गुप्त वृषणता का इलाज करने के लिए किया जाता है। जो गुप्त वृषणता, जिसको अनस्कैंडेड टेस्टिकल्स भी कहा जाता है, जो वृषणों से संबंधित समस्या होती है। टेस्टिस, शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, बनाने वाले अंगों को जोड़ा जाता है, जो दोनों टेस्टिस मतलब अंडकोश की थैली में मौजूद होते हैं, जो कि नीचे स्थित होते हैं। और अंडकोश की थैली का तापमान बाकी शरीर की तुलना में ठंडा रहता है, जो स्पर्म के बनने के लिए ज़रूरी होता है। तो कुछ इस तरीके से किया जाता है। ऑर्किडोपैक्सी जो प्रक्रिया है उसको इस तरीके से कट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसमें मूत्र मार्ग द्वारा लिंग के नीचे की ओर होता हुआ एक जन्मजात दोष होता है, इज अ बर्थ डिफेक्ट इन विच द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा इज ऑन द अंडर साइड ऑफ पेनिस। तो ये कौन सा दोष होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं। उसको हम हाइपोस्पेडियास के नाम से जानते हैं। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हाइपोस्पेडियास क्या, हाइपोस्पेडियास जो होता है ये कंजेनाइटल मतलब अनुवांशिक बीमारी होती है, जो यूरेथ्रा द्वारा जो मतलब जो लिंक होता है उसके सिरे पर ना होकर नीचे की ओर होता है, और जो यूरेथ्रा व नली है जिसके माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो अटैच होता है। इसमें जो पेनिस का जो मतलब होता है वो हुंड जैसा दिखता है, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दोष जो पीठ में छेद के माध्यम से मेनिंजिस और रीढ़ की हड्डी को बाहर निकालता है उसे क्या कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, मायोलोमोनेंजियस कहते हैं। तो हम उसको माइलोमेनिंजोसील के नाम से जानते हैं। अच्छा, मेनिंजोसील क्या होता है, ये रीढ़ के चारों ओर जो झिल्लियाँ होती हैं, हड्डी के चारों तरफ जो झिल्लियाँ होती हैं उसको हम मेनिंजोसील के नाम से जानते हैं। और जो पीठ के छेद के माध्यम से मेनिंजिस और रीढ़ की हड्डी को बाहर निकालता है उसे हम माइलोमेनिंजोसील के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, ये एक जो होता है ओपन स्पाइना बाइफिटा के नाम से जाना जाता है, या एक कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट जो कि जन्मजात ही होता है, जिसमें बच्चे की रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड जन्म से पहले बंद नहीं होती, और यह एक प्रकार का न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है जो बच्चों में होता है। तो जो रीढ़ की हड्डी होती है उससे कुछ इस तरीके से निकला हुआ रहता है। अच्छा, जो यहाँ मैंने बताया कि हाइपोस्पेडियास जो होता है वो अनुवांशिक होता है, अनुवांशिक नहीं सॉरी, ये कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट होता है, मतलब जन्मजात ही होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजिलोस्टोमियासिस की पसंदीदा दवा है। तो एंजिलोस्टोमियासिस की जो पसंदीदा दवा है वो कौन सी है। तो एंजिलोस्टोमियासिस क्या होता है, यह एक परजीवी रोग जो एक हुक्वाम के संक्रमण की वजह से होता है। इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो एल्बेंडाजोल होगा। इसका मतलब इसकी वजह से एल्बेंडाजोल को लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नवजात शिशु कितने समय में यूरिन जो होता है और मेकोनियम को त्याग देता है। तो सामान्यतः जो न्यूबॉर्न होता है वो कितने समय में त्यागता है। तो वो जो होता है वो 24 आवर, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 24 घंटे में त्याग देता है। नवजात शिशु 24 घंटे के अंदर जो यूरिन होता है और मेकोनियम त्याग देता है। मेकोनियम जो होता है नवजात शिशु का पहला मल होता है। मेकोनियम चिपचिपा गाढ़ा गहरे रंग का मल कोशिकाएँ, प्रोटीन, वसा और आंतों के स्राव जैसे बाइल आदि का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पैर और टखना का बाहर की ओर मुड़ना क्या कहलाता है। तो अगर पैर है और टखना मतलब हम इसको इंग्लिश में अगर पढ़ें तो एन आउटवर्ड बेंडिंग ऑफ फुट एंड एंकल इज टर्म्ड एज, मतलब इसको हम किस नाम से जानते हैं। तो इसको हम टेलिपस वल्गस के नाम से जानते हैं। अगर पैर है और टखना है वो बाहर की ओर मुड़ गया है तो उसको हम टेलिपस वल्गस के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं, सबको हम जान लेते हैं। देखिए, टेलिपस वल्गस एक विकृति है जिसके कारण जो होता है वो पैर अस्थायी रूप से उल्टा हो जाता है, जिससे कि तलवों का केवल भीतरी भाग जमीन पर टिका रहता है। अच्छा, टेलिपस इंक्विनस क्या होता है, यह एक सामान्य पैर की असामान्यता है जिसमें पैर नीचे और अंदर की ओर मुड़ जाता है। इसमें क्या होता है कि जो पैर होता है वो अंदर और नीचे की ओर मुड़ जाता है। और टेलिपस कैनकिनस क्या होता है, तो टेलिपस कैनकिनस जो होता है वो एक प्रकार की जन्मजात पैर की विकृति होती है, जिसके कारण पैर की अंगुलियां ऊपर की ओर होती हैं और पैर की जो एड़ी मतलब उस पर टिकी रहती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित 8 महीने के शिशु में जो यूरिनरी मार्ग है उसमें इन्फेक्शन का पहला प्रकरण पाया जाता है। आगे रेडियोलॉजिकल मूल्यांकन की योजना बनाई जानी चाहिए। तो किस तरीके से बनाई जानी चाहिए? तो देखिए, इसमें सारा ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, सी जो है वो सही है। इसमें किस तरीके से क्या करना चाहिए, तो पेट का अल्ट्रासाउंड, KUB, मिक्ड यूरेटिंग और सिस्टोयूरेथ्राम और रेडियो न्यूक्लाइड रीनल स्कैन 99 TC DMSCA स्कैन किया जाता है इसमें। तो जो केरला में आया है एनम का एग्ज़ाम भाई काफ़ी हार्ड है। तो अगर इसको आप सॉल्व कर लेते हैं ना, तो ये जानिए कि इससे हार्ड पेपर नहीं आने वाला है। तो सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित 8 महीने के शिशु में मूत्र मार्ग का संक्रमण का पहला प्रकरण पाया गया है। अतः पेट का अल्ट्रासाउंड, किडनी, यूरेटर तथा ब्लैडर, मिक्सोरेटिंग, सिस्टोयूरेथ्रोग्राम और रेडियो न्यूक्लाइड रीनल स्कैन करने की मूल्यांकन की योजना बनाई जानी चाहिए। इस स्कैन का उपयोग गुर्दे की संरचना, इनके आकार और आकृति की जाँच करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार है जो ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला का सबसे सामान्य कारण है। तो ऐसा इसमें कौन सा एक प्रकार है जो ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला का सबसे सामान्य है, मतलब सबसे सामान्य कारण है। तो देखिए क्या होता है कि जो ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला का सबसे सामान्य प्रकार एसोफेगस का ऊपरी हिस्सा ब्लाइंडली रूप से समाप्त होता है और निचला सिरा जो होता है वो फिस्टुला द्वारा श्वसन नली से जुड़ा होता है। ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला जो रोग होता है वो आमतौर पर जन्मजात होता है जो फिल्टर डेवलपमेंट के दौरान होता है। इस स्थिति में इसोफेगस एंड ट्रैकिया के बीच एबनॉर्मल कंजक्शन होता है, इस वजह से भोजन जो होता है वो तरल पदार्थ लंग्स में जाने की संभावना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 दिन के नवजात शिशु का जन्म, 1 सेकेंड, क्या है कि 5 दिन के नवजात शिशु को जन्म से ही पेट में सूजन और मेकोनियम ना निकलने की समस्या है। रेक्टल जांच में गुदा टोन सामान्य है और मलाशय जो है मल से खाली है। डिजिटल जांच के बाद मल का तेज़ी से निष्कासन होता है। कौन सा परीक्षण आपकी निदान स्थापित करने में मदद करेगा, मतलब इसके लिए कौन सा हमें परीक्षण करना चाहिए। तो इसके लिए हमें पता है क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें रेक्टल सक्शन बायोप्सी करना चाहिए। रेक्टल बायोप्सी जो होता है, सक्शन बायोप्सी से हम इसका पता लगाया जा सकता है। तो जो रेक्टल सक्शन बायोप्सी होता है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तंत्रिका कोशिकाओं की जांच के लिए मलाशय से एक छोटा ऊतक नमूना लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा फायदे की स्थिति में गर्भनाल को खोलने में देरी से जुड़ा नहीं है। तो रक्त संबंधी स्थिति में सुधार, या फिर आयरन के स्तर में वृद्धि, या फिर शैशवावस्था में शारीरिक एनीमिया के स्तर में कमी, या फिर क्या है कि हाइपरबिलिरुबिनीमिया की कमी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी रहने वाला है। तो हाइपरबिलिरुबिनिया में कमी यह एडवांटेज की मतलब यह किसी भी लाभ की स्थिति में डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग इन टर्म बेबी में होती है। जन्म के बाद पहले 60 सेकंड के भीतर अम्बिलिकल कॉर्ड को नहीं दबाना चाहिए। मतलब जैसे कि इसमें पूछ रहा है, देखिए फिर से क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा फायदे की स्थिति में गर्भनाल को खोलने में देरी से जुड़ा नहीं है। तो जैसे कि रक्त संबंधी स्थिति में सुधार होता है, तो आयरन के स्तर में भी वृद्धि होती है और शारीरिक एनीमिया को रोकने के लिए भी थोड़ा डिले किया जाता है कॉर्ड को क्लैंप करने के लिए। लेकिन इस पर कोई भी रोल नहीं होता है कि बिलिरुबिनिया या फिर रिडक्शन होगा बिलिरुबिन का। ठीक है, तो इस वजह से इसका कोई भी रोल नहीं है, इस वजह से इसका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है कि किस अवस्था में बढ़ी हुई स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है, मतलब कौन सा ऐसा स्टेज है जिसमें बच्चों की बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता की नीड होती है, उनको लगता है कि हाँ हमें ज़्यादा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो वो किशोरावस्था एक ऐसा एज होता है जिसमें बच्चे जो होती हैं ज़्यादा स्वतंत्रता की मांग करते हैं। इसका राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि एक स्कूली बच्चे के लिए समान खेल क्या है। तो एक स्कूली जो बच्चा है उसके लिए सामान्य जो खेल होता है, मतलब एक स्कूली बच्चा है तो 5 साल से ज़्यादा एज का है, तो उसके लिए जो है वो कोऑपरेटिव खेल जो है वो सबसे अच्छा होता है बच्चों के लिए। और एसोसिएटिव प्ले जो होता है वो 3 से 4 साल के बच्चों के लिए होता है, मतलब जो एसोसिएटिव प्ले होते हैं वो 3 से 4 साल के बच्चे खेलते हैं। वहीं समांतर जो प्ले होता है वो टोडलर बच्चे खेलते हैं, मतलब जो 1 से 3 साल के बच्चे होते हैं वो जो है वो पैरेलल मतलब समांतर प्ले करते हैं, समांतर खेल खेलते हैं। वहीं बात करें कि अनऑक्यूपाइड जो प्ले होता है वो 3 माह के बच्चे खेलते हैं। तो ये आपको याद कर लेना है कि एसोसिएटिव प्ले जो होता है वो 3 से 4 साल के बच्चे खेलते हैं, कोऑपरेटिव खेल जो होता है वो 4 से 5 साल के बच्चे खेलते हैं, और पैरेलल प्ले जो होता है वो समांतर जो प्ले होता है वो टोडलर एज के बच्चे खेलते हैं, और अनऑक्यूपाइड प्ले जो होता है वो 3 माह के बच्चे खेलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो रहने वाला है वो बी हमारा रहने वाला है। स्कूली बच्चा पूछा है तो स्कूली बच्चा जो होता है वो कोऑपरेटिव प्ले खेलता है।
क्वेश्चन है कि एक प्री स्कूलर मतलब जो बच्चा अभी स्कूल नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि 3 से 5 साल का वो बच्चा है। एक प्री स्कूलर का मनोसामाजिक विकास चरण क्या होता है? तो जो प्री स्कूलर का बच्चा होता है उसका जो मतलब क्या होता है कि वो किस स्थिति में रहता है, ये आपने देखा है, पहले भी मैं ये बता चुकी हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि 1 से 3 साल के बच्चे की भावना उसके अंदर होती है। देखिए क्या होता है कि मनोसामाजिक विकास के इस चरण में बच्चे जो होते हैं खेल और सामाजिक संबंधों के माध्यम से दुनिया पर अपनी शक्ति और नियंत्रण का दावा करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूल के अच्छे माहौल के लिए बच्चे के बैठने के लिए कौन सी डेस्क निर्धारित की गई है? तो स्कूल के अच्छे माहौल के लिए बच्चों को बैठने के लिए माइनस डेस्क जो है, माइनस डेस्क निर्धारित की गई है। ये एक ऐसा डेस्क होता है जिसे इस तरीके से डेस्क रहता है, फिर मतलब डेस्क जो बैठने के लिए रहता है जिस पे कापी पेन रखा जाता है। फिर ये जो ये चेयर होता है ना, चेयर जो होता है वो इस टेबल के अंदर चला जाता है बड़े ही आराम से, तो वो उसको हम कहते हैं माइनस डेस्क। और बच्चों के बैठने के लिए ये डेस्क निर्धारित किया गया है। डेस्क देखिए कितने प्रकार के होते हैं? तो डेस्क जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो प्लस डेस्क होता है, दूसरा जीरो डेस्क होता है, तीसरा माइनस डेस्क होता है। प्लस जो होता है वो मेज़ की किनारे और कुर्सी के किनारे के बीच के एक अंतर है। इस प्रकार की व्यवस्था का नुकसान यह है कि छात्र को डेस्क पे लिखने के लिए झुकना पड़ता है, ठीक है। तो जो प्लस डेस्क होता है उसमें छात्र को झुकना पड़ता है। और जीरो जो होता है उसमें डेस्क का किनारा कुर्सी के किनारे के समान स्तर पर होता है, तो इस वजह से एकदम समान रहेगा तो बच्चे लिख नहीं पाते हैं। माइनस जो होता है वो कुर्सी के किनारे डेस्क के अंदर चला जाता है या स्कूल के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास और विकासशील की वह अवस्था जिसे बदसूरत बत्तख का बच्चा की अवस्था के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सी अवस्था है जिसको हम बत्तख का बच्चा की अवस्था के नाम से जानते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी रहने वाला है। स्कूलर जो स्कूली विद्यार्थी होते हैं उनको हम बदसूरत बत्तख का बच्चा की अवस्था के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके लिए स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकरण आवश्यक होता है? तो किसके लिए स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रमों की में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकरण आवश्यक होता है? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। श्रमिकों के समकालीन प्रदर्शन में सुधार के लिए जो होता है मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकरण आवश्यक होता है। मनोरंजक गतिविधियाँ और ये बाह्य मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता को प्रतिस्थापित करना, ये सब नहीं होता। अच्छा, अगर आपको लगे कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी आपको टाइम नहीं दे रही हूँ सोचने का कि हाँ क्या क्वेश्चन रहना चाहिए, इसका आंसर क्या रहना चाहिए, तो आप वीडियो को पॉज करके फिर देखिए, ठीक है। नहीं तो ऐसे बहुत टाइम लग जाता है और अगर जिसको रिवीजन करना होगा तो उसके लिए भी काफ़ी टाइम लॉस होगा। इस वजह से मैं रुक नहीं रही हूँ, तुरंत आंसर बता दे रही हूँ। तो अगर आपको लगे कि हाँ मुझे सोचना है, दिमाग लगाना है, तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम किन स्कूलों में लागू है? तो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है वो प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय या फिर निजी स्कूल किस में लागू होता है? तो जो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम होता है वो जायज़ सी बात है कि सब में लागू होगा, तो यहाँ उल्लेखित सभी में लागू है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में मल का अनैच्छिक निष्कासन हम किस नाम से जानते हैं? तो बच्चों में जो मल का अनैच्छिक निष्कासन होता है उसको हम एनक्रोप्रेसिस के नाम से जानते हैं। इसका राइट ऑप्शन ए होगा। और एन्यूरेसिस जो होता है उसमें यूरिन जो होता है उसका अनैच्छिक जब निष्कासन होता है तो उसको हम एन्यूरेसिस के नाम से जानते हैं। और जो मल मतलब स्टूल जो होता है वो अनैच्छिक उसका निष्कासन होता है, इनवॉलेंट्री स्टूल जब पास आउट हो जाता है तो इसको हम एनक्रोप्रेसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संपूर्ण नेत्र गोलक के विकास के विकार से संबंधित दोष नहीं है? तो कौन सा ऐसा दोष है जो संपूर्ण नेत्र गोलक के विकास में विकार से संबंधित जन्म दोष नहीं है? तो हम पहले इन चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। तो एनोफ्लेक्मस जो होता है वो दोनों आँख इसमें गायब हो जाती हैं। एनोफ्लेक्मस में दोनों आँखें गायब हो जाती हैं। और क्रिप्टोप्थैलेमस जो होता है ये जन्मजात होता है। और माइक्रोप्थैलेमस जो होता है वो सामान्य से छोटी आँखें होती हैं। तो इसमें कौन सा राइट ऑप्शन होगा? इसमें होगा कि नैनोप्थैलेमस ही ऐसा दोष है। देखिए नैनोप्थैलेमस जो होता है ना, इसमें भी जो आँखें होती हैं वो सामान्य से छोटी दिखती हैं। नहीं, इसके भी नहीं होगा। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संपूर्ण नेत्रगोलक के विकास में विकार से संबंधित जन्म दोष नहीं है ना? कौन सा जन्म दोष नहीं है? तो ये भी है, नैनोप्थैलेमस जो है वो भी एक दोष है क्योंकि इसमें भी सामान्य से आँखें छोटी हो जाती हैं। माइक्रोप्थैलेमस में भी सामान्य से आँखें छोटी हो जाती हैं और एनोप्थैलेमस में दोनों आँखें गायब रहती हैं। तो इसका जो क्रिप्टोप्थैलेमस होता है, तो जो ये क्रिप्टोप्थैलेमस होता है ना, ये नहीं होता। ये संपूर्ण नेत्र गोलक के विकास में विकार से संबंधित जन्म दोष नहीं है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी होगा।
तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी हम देखेंगे कल एक वीडियो और आएगी जिसमें रहेगा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में। बाकी उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आज से लेकर 10 साल तक जितने भी स्टेट में हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम, वो सारे क्वेश्चन इसमें थे। तो जितने भी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। तो ये अभी एक वीडियो और आएगी जिसमें रहेगा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चन, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। और ये नेक्स्ट जो रहने वाला है हमारा वीडियो वो एडोलसेंट के ऊपर, मतलब किशोरियों के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे रहने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।